नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे लॉ फॉर आरएएस मेंस और इसमें भी हम कर रहे थे लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। इससे रिलेटेड लेक्चर 4 में हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम कवर करेंगे पॉक्सो, लॉज रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर और मेंटेनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नंबर 1 हम डील करेंगे पॉक्सो। तो देखिए पॉक्सो का पूरा नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 2012 में और इन्फोर्स भी हुआ था 2012 में। पर देखिए इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 14 नवंबर 2012। तो ये डेट आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा क्योंकि ये चिल्ड्रंस डे की डेट भी है। तो इसीलिए ये डेट याद करना इजी भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अब आता है इसका ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट पहले पूछा जा चुका है, तो वो अपने आप में ही पीवाईक्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस एक्ट प्रोवाइड्स स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट, मतलब कि कंप्लेंट की जा सकती है किससे रिलेटेड? सेक्सुअल ऑफेंसेस विद चाइल्ड। और यहाँ पे स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज भी प्रोवाइडेड है। हम अभी देखेंगे डेथ पेनल्टी तक यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। दैट मीन्स पेनल्टीज तो काफी स्ट्रिक्ट है। अब देखिए इस एक्ट को 9 चैप्टर्स और 46 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फिर आता है चाइल्ड होता क्या है? हम बात कर रहे हैं कि चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रन की कैटेगरी क्या है? एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। देखिए चाइल्ड भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो हर एक एक्ट का चाइल्ड का डेफिनेशन आपके लिए इसी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑफेंसेस की, जो कि इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए डेफिनेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये हम थोड़ा सा कल डील कर चुके हैं। फिर आता है आपका सेक्सुअल असॉल्ट और फिर आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और फिर आता है इन दोनों का एग्रावेटेड फॉर्म। देखिए सेक्सुअल हैरेसमेंट वैसे तो हम देख चुके हैं, पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ है, बस टच इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि टच नहीं होना चाहिए। बाकी आपने कुछ बोल दिया, कुछ वर्बली बोला, कुछ जेस्चर दिखाया, किसी को ताना मार दिया, किसी को फॉलो कर रहे हैं, स्टॉकिंग तक यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंक्लूड किया गया है। पर अगर आपने किसी भी वजह से चिल्ड्रन को टच कर दिया है या फिर चाइल्ड को कह दिया कि आपको टच करो, तो ये आ जाएगा आपका सेक्सुअल असॉल्ट में। और वही टच अगर आपका पेनिट्रेशन में बदल जाए, अब पेनिट्रेशन बाय बॉडी पार्ट भी हो सकता है और बाय एनी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब कि किसी भी टाइप का पेनिट्रेशन आप कर रहे हैं या फिर बच्चे से करवा रहे हैं, ये सब आपका आएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये तो आपका नाम से क्लियर हो रहा था। अब देखिए ये एग्रावेटेड वाला क्या सीन है, मतलब कि इन दोनों का एग्रावेटेड फॉर्म। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जनरली जब ऑफेंसेस होते हैं तो हमें लगता है कि किसी थर्ड पर्सन ने किया होगा, जो उसे जानता नहीं था, जो उससे इतना लगाव नहीं रखता था, इतना प्यार नहीं करता था बच्चे से। पर अगर ऐसे में ही कोई ट्रस्ट वाला पर्सन ये सारे ऑफेंसेस करने लग जाए, जहाँ पे हम बच्चे को छोड़ते हैं कि वो वहाँ पे सेफ है, साउंड है, अच्छे से रहेगा, ये जो पर्सन है वो बच्चे की केयर करेगा, अगर वही लोग ऐसा करने लग जाएं तो वो सारा आएगा आपका एग्रावेटेड कैटेगरी में। तो इसमें कुछ लिस्ट ऑफ पर्सन है, अगर वो लोग करें सेक्सुअल असॉल्ट तो हो जाएगा एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और वही लोग अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करें तो वो हो जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब देखिए इनके डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन नंबर 3 talks about penetrative sexual assault. If a person inserts his body part or any other object in mouth or in private part of child, देखिए डेफिनेशन को वाइड बनाने की कोशिश की है ताकि कहीं भी कोई आदमी गलत काम करके ना बच जाए। और फोर्सेस द चाइल्ड टू डू सच एक्ट विद हिमसेल्फ, मतलब अगर बच्चे को भी कह रहे हैं करने के लिए तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब है सेक्शन नंबर 5 विच टॉक्स अबाउट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। हमने कहा था कि अगर कोई लिस्ट ऑफ पर्सन ये काम करता है तो वो एग्रावेटेड हो जाएगा। तो देखिए वो लिस्ट ऑफ पर्सन क्या है? पुलिस, क्योंकि उनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी फोर्सेस, सेम। थर्ड है कहीं पे बच्चा पढ़ने गया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का स्टाफ या डायरेक्टर, ऑर्फनेज के एम्प्लॉइज। फिर है कोई पर्सन जो ऑलरेडी प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो क्योंकि उसने तो बार बार काम किया है, उसने सीखा क्या फिर जेल में जाके। फिर है ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स। अब ऐसे में हम प्रोटेक्ट करेंगे या बच्चों के साथ गलत करेंगे? किसी ने ग्रुप बना के गैंग बना के किया है तो मतलब वो 4-5 लोग सारे के सारे ही ऐसे थे, किसी ने भी रोका नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। यूज ऑफ फायर आर्म्स, बच्चों के साथ देखिए फायर आर्म यूज किया है, उस बच्चे की डेथ हो जाती है ये सब करने की वजह से, या फिर कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है उसके बॉडी पार्ट्स में, या फिर मेंटल रिटार्डनेस, मतलब कि बच्चा डिप्रेशन में चला गया, अब तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है अपनी लाइफ में, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट के साथ भी हम सोचते हैं कि बच्चा सेफ होगा, पर यहाँ पर नहीं है। किसी बच्चे का रिलेटिव नहीं होता, जनरली हम कहते हैं कि आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे को नानी के यहाँ छोड़ देते हैं, मासी के यहाँ छोड़ देते हैं। अब ऐसे में अगर कोई रिलेटिव कर दे तो फिर
कोई रेपिटेटिव ऑफेंस कर रहा है, मतलब कि डेली बेसिस पे बच्चे के साथ यही हो रहा है और इसके काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे अभी कुछ दिनों पहले ही, तो आज के टाइम में भी ये सब हो रहा है। ये केस था गाँव का बट ये हर कहीं हो रहा है। फिर है जुवेनाइल होम के स्टाफ और डायरेक्टर, क्योंकि वहाँ भी बच्चे को हमने ठीक होने के लिए छोड़ा है। अब आता है सेक्शन नंबर 7 व्हिच डील्स विद सेक्सुअल असॉल्ट। ये भी हमने देख लिया क्या होता है। टचिंग प्राइवेट पार्ट और बस्ट ऑफ चाइल्ड विद सेक्सुअल इंटेंट। देखिए, इसका नाम सेक्सुअल असॉल्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि नॉर्मल असॉल्ट तो आईपीसी में भी डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल इंटेंट इंक्लूडेड है। और आस्किंग द चाइल्ड टू डू सो, मतलब दोनों चीजें इंक्लूड कर दी कि बच्चे से करवाया या हमने किया। फिर है इसी का एग्रावेटेड फॉर्म, हम लिस्ट देख चुके हैं कौन कौन से लिस्ट ऑफ पर्सन है। तो सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है। फिर है सेक्शन नंबर 11, ये बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। शोइंग इलिसिट मटेरियल टू चाइल्ड, ये आप समझते हैं कौन सा मटेरियल है जो कि ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता है। यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, बच्चे के साथ अगर इस तरह से भी बात की है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। पोजिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में समझ चुके हैं कि क्या होता है। ऑब्जेक्शनेबल जेस्चर्स, और यहाँ पे स्टॉकिंग को भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप बच्चे को बार बार फॉलो कर रहे हैं घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक, तो वो सब भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। बस टच नहीं किया इसीलिए वो असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं जाएगा, हैरेसमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए पोर्नोग्राफी, ये भी आप अच्छे से समझते हैं। अगर हमने बच्चे को रिलेट करते हुए, मतलब बच्चे को इंक्लूड करके कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल बनाया है और उसमें बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, या कार्टून के फॉर्म में दिखाया जा रहा है, किसी भी तरीके से, आजकल अगर एआई बहुत चल रहा है उसका यूज करके भी किया है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। फिर है सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कि हमने वो सारा मटेरियल स्टोर कर लिया कि फिर कहीं किसी को बेच देंगे, दिखा देंगे। सेक्शन 15 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच मटेरियल। इसके बारे में ना टेलीग्राम पे काफ़ी हुआ था। अभी आई थिंक इन 2022 में ये केस आया था कि टेलीग्राम पे ऐसे काफ़ी ग्रुप्स बने हुए थे, वहाँ पे सारा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो फिर उन पे एक्शन लिया गया था। अब है प्रोसेस ऑफ हियरिंग। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ऑब्जेक्ट क्या है पॉक्सो का, कि हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो वो कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, वो तो नॉर्मल है कि जिसके साथ हुआ है वो जाके बोल देगा या उसके पेरेंट्स जाके बोल देंगे। अब इसकी हियरिंग कैसे होगी? सबसे पहले तो हम किसको जाके इन्फॉर्म करेंगे? या तो जनरल पुलिस को, जिसे भी हम जानते हैं, या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। ये एक पुलिस की ही एक कैटेगरी होती है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बताया गया है। बट अगर आप उनको नहीं भी जानते तो आप नॉर्मली जनरल पुलिस को जाके बोल सकते हैं। जैसे ही उन्हें कंप्लेंट मिलेगी तो जो पुलिस है उनको किसे इन्फॉर्म करना है? विद इन 48 आवर्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। देखिए, ये भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कमेटी बनी हुई है जिनका काम है कि जो बच्चे हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनका ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर वो बच्चे का ख्याल रखेंगे। जो बच्चा है उसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा किसी भी कारण से। अगर इंक्वायरी करनी, कुछ इन्वेस्टिगेट करना है तो उसे पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे। या तो उसके घर पे होगा जहाँ पे कि वो ठीक से बैठ सकता है, बता सकता है, वो डरेगा नहीं। या फिर अगर वो किसी पार्क में बैठना चाह रहा है, कहीं पे भी जहाँ उसे अच्छा लगता है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग प्लेस चूज किया जाएगा। फिर इंक्वायरी करेगा कौन? फीमेल ऑफिसर। यहाँ पे फीमेल ऑफिसर को क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि देखा जाता है कि वो जनरली सॉफ्ट नेचर की रहती हैं और वो बच्चे के साथ उतने ही सॉफ्ट तरीके से बात करती हैं, बच्चा डरता नहीं है। और उनकी रैंक क्या रहेगी? या तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर उससे भी ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जब भी ऐसी कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई बातचीत भी हो रही है, तो वो पेरेंट्स या गार्डियंस जो भी हैं बच्चे के, जिनके साथ वो कंफर्टेबल है, उनकी प्रेजेंस होना जरूरी है। अब है कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन करना है बच्चे का, क्योंकि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है फॉर एग्जांपल, अब बच्चे ने कह दिया हुआ है या उसके गार्डियंस ने कह दिया, बट प्रूव तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी कौन करेगा? फीमेल मेडिकल ऑफिसर। अगेन फीमेल का मतलब आपको समझ में आ गया है कि क्यों रखा गया है। फिर है ये जो मेडिकल रिपोर्ट होगी इसकी कॉपी दी जाएगी गार्डियन को। यहाँ पे बच्चे को गार्डियन को एक ही बात है, क्योंकि गार्डियन समझते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। यहाँ ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट बनाएगी स्पेशल कोर्ट। देखिए, स्पेशल कोर्ट वैसे अलग से नाम दिया गया है, बट अगर कहीं पे नहीं भी है तो कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि नॉर्मली एक क्रिमिनल केस की हायरार्की में आता है, इन्हीं को हम स्पेशल कोर्ट बना देंगे। और अगर कहीं पे नहीं है तो कोई केस यहाँ पे चला जाएगा। फिर है बच्चे को बार बार नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो डर सकता है ना, बार बार क्यों बुला रहे हैं, क्यों यही आंटी अंकल मुझसे बार बार बात कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे से कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, उससे नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाएगा ऐसा हुआ था, और वही चीज चार्टशीट जैसा एक डॉक्यूमेंट बन रहा है वहां पे लिखा जाएगा और फिर उसे पढ़ के सुनाया जाएगा। क्योंकि अगर हम भारी भरकम लैंग्वेज लिख देंगे तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा, हो सकता है वो कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाए यहाँ पे। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, नो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन।
और अगर सामने वाला कोई एडवोकेट ये करना भी चाह रहा है, तो ऐसे में कोर्ट ने ये क्लियर बोल दिया है, इसके अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है एक्ट में कि आप क्वेश्चंस कोर्ट को बताएंगे, जो जज होगा वो उन्हीं क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में बच्चे से पूछेंगे, ताकि बच्चे को किसी भी तरह से उसकी डिग्निटी पे ना बात आए। जो पूरी हियरिंग है ये ऑडियो वीडियो मतलब से होगी, यहाँ पे इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। कोर्ट का जो एटमॉस्फेयर है वो चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा, हो सकता है वहाँ पे कुछ टेडी बियर रख दें, कुछ ऐसी पिक्चर्स लगा दें, ताकि बच्चा ना डरे। पूरे प्रोसेस में चाइल्ड की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। अब आइडेंटिटी में सब इंक्लूड है, ना उसके मम्मी पापा का नाम रिवील होगा, ना उसका स्कूल नेम रिवील होगा, ना उसका मोहल्ला रिवील होगा, क्योंकि एक बात सामने आती है फिर सब पता लग जाता है। और इसे ऑफेंस भी बनाया गया है कि अगर कोई बच्चे की आइडेंटिटी रिवील करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। देखिए, अगर किसी मीडिया पर्सन ने आइडेंटिटी रिवील की है, तो जिस पर्सन ने की है और जो उसका एडिटर है, क्योंकि बिना एडिटर की मर्जी के वो चीज़ नहीं छपती है, तो इसीलिए वो लायबल रहेगा 6 मंथ्स के इम्प्रिजनमेंट के लिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे पता है कि बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ था और वो रिपोर्ट नहीं करता है, अब देखिए अगर बच्चे के साथ डेली बेसिस पे कुछ हो रहा है, तो उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ें बच्चे बाहर नहीं बताते, वो डर जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन को पता है, जो सेंसिबल इंसान है, उसने नहीं बताया, तो यहाँ पे वो लायबल है 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट के लिए। कोई डायरेक्टर है स्कूल का, शेल्टर होम, वही जो हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी, ऐसा कोई ट्रस्ट वाला पर्सन कर रहा है, तो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। मतलब कि ट्रस्ट वाला पर्सन बता नहीं रहा है, फेल्स टू रिपोर्ट, अगर उन्होंने किया है वो ऑफेंस तो वो पहले वाले सेक्शन में जाएगा, फेल टू रिपोर्ट तो वो यहाँ पर आएगा। इन सारी इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी इंक्लूडेड है। अब देखिए फाइन का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है कितना, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ले लिया जाएगा। और similar penalty should be imposed on all criminals who participated in the crime, helped the criminal and provided place for the crime। मतलब कि जरूरी नहीं है जिसने किया है वही, मान लीजिए किसी के घर पे हो रहा है, किसी रिलेटिव के घर पे हो रहा है और उन्हें पता था कि ऐसा कुछ कुछ होता है कमरे में, मतलब उन्होंने हेल्प की, जगह प्रोवाइड की, तो ऐसे में वो सारे लोग यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, वो सब यहाँ पे लायबल होंगे। फिर है पॉक्सो बॉक्स बनाया गया है, क्योंकि जिन्हें नहीं पता, हर कोई अवेयर नहीं होता कि हमें जाके पुलिस के को बोलना है या फिर हम अवेयर है हमारे राइट्स के लिए, इसीलिए ऐसे पॉक्सो बॉक्सेस बनाए गए हैं, बहुत सारी जगह पे उन्हें स्टैब्लिश किया गया है, ताकि वहां पे जाके हम अपनी कंप्लेंट लिखकर डाल दें, रजिस्टर करवा दें। अब देखिए हम सारी पेनल्टीज देख लेते हैं। नंबर 1, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी पेनल्टी क्या है, कम से कम 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और यहाँ का लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, टिल नेचुरल डेथ, मतलब कि कोई 14 साल 20 साल वाला नहीं, पूरा लास्ट तक। और अगर वही 16 साल से कम बच्चे के लिए क्या है, नॉर्मल क्या होता है 18 साल का बच्चा, वही अगर 16 साल मतलब कि और भी छोटा बच्चा, तो मैक्सिमम 20 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट। अब ये देखिए सिर्फ 20 नहीं है, यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, डिपेंडिंग की क्या केस है ये कोर्ट डिसाइड करेंगे। फिर है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वही अगर वो लिस्ट ऑफ पर्सन ने किया है तो कम से कम 20 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें अभी अमेंडमेंट करके डेथ को इंक्लूड कर दिया गया है, रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, इसीलिए यहाँ पे डेथ इंक्लूडेड है। फिर है सेक्सुअल असॉल्ट में क्या हुआ है, देखिए 3 to 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट। फिर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 5 से 7 साल तक का, मतलब कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट। फिर है यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज, ये हमने देख लिया था कि स्टोर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इन सब की अगर पेनल्टी देखी जाए तो वो 5 ईयर्स से 7 ईयर्स, मतलब पहली बार किया है तो 5 साल और बाद में 2 बार किया है तो 7 ईयर्स। फिर है स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, नंबर 1 तो उन्होंने स्टोर किया है, फिर है कि डिलीट करना भूल गए, फेल हो गए कि ठीक है करना था, डिलीट नहीं किया, हमें मिल गया है, तो 500 रुपए और अप टू 3 ईयर्स की पेनल्टी, मतलब पेनल्टी तो 500 रुपए और 3 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट। फिर है कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है कि हम कहीं भेजेंगे, पैसा कमाएंगे इससे, ऐसा कुछ, तो 3 to 5 ईयर्स। फिर कमर्शियल पर्पज के लिए रखा गया है तो 5 to 7 ईयर्स। ये सारा आपको याद करना पड़ेगा, समझाने जैसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पे हमारा पॉक्सो एक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे चाइल्ड लेबर एक्ट। तो देखिए सबसे पहला जो चाइल्ड लेबर एक्ट आया था वो आया था 1986 में, और उसमें बोला गया था कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये एज याद रखना क्योंकि इससे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था, वाज अलाउड टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क एक्सेप्ट सम रिस्की हैजार्डस वर्क, क्योंकि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में लिखी हुई है कि 14 साल से कम अगर एज है बच्चे की तो वहाँ पे वो हजार्डस वर्क के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा उसे, और बाकी सारा वो काम कर सकता है अपने नीड पूरे करने के लिए, और इन सब के लिए गवर्नमेंट बनाएगी रेगुलेशन। फिर आता है 2009 में आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 14 साल तक के सारे बच्चों को कंपलसरी है, मतलब उन्हें तो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है,
तो अगर एजुकेशन भी उन्हें देनी है और काम भी वो कर सकते हैं तो ये तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसीलिए इन एक्ट को अमेंड किया गया 2016 में। अब आरटीई तो वेलफेयर का है तो इसे तो अमेंड हम करेंगे नहीं, अमेंड करना पड़ा चाइल्ड लेबर एक्ट को। तो देखिए, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि चाइल्ड तो नॉर्मली यही होता है बिलो 18 ईयर्स, पर इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है चाइल्ड जो कि 14 साल से कम है, दूसरा है एडोलेसेंट जो कि 14 टू 18 ईयर्स। मतलब पहले जो 18 साल तक था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक चाइल्ड और दूसरा एडोलेसेंट। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड बट एडोलेसेंट कैन बी एम्प्लॉयड। मतलब 14 साल तक तो बिल्कुल एम्प्लॉय नहीं होगा क्योंकि ये तो आरटीई में लिख दिया है कि आपको तो एम्प्लॉयमेंट करनी नहीं है, आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। एडोलेसेंट के लिए कुछ कुछ चीजें हैं। बट अब देखिए केस 1 और केस 2, मतलब चाइल्ड को भी कहाँ कहाँ पे अलाउड है। वो अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शॉप है, उनके घर में ही उनकी दुकान है, तो वो स्कूल से आके अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, दुकान में कोई सामान पकड़ा दिया, अंदर से कोई सामान ला दिया, तो ऐसा वो कर सकता है। दूसरा है आर्टिस्टिक और टैलेंट रिलेटेड वर्क। ये हम देखते हैं कि काफी सारे चल रहे हैं, रियलिटी शोज चल रहे हैं, म्यूजिक शोज चल रहे हैं, डांस शोज चल रहे हैं, तो ऐसे में वो एक्टिंग, डांसिंग ये सब कर सकते हैं। पर वो सर्कस में काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे उसका टैलेंट या आर्ट दिख तो रहा है, पर वो मजबूरी में करने वाला काम हो गया। यहाँ पे कोई शो नहीं जीतना है उनको, या वो अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं। सेकंड है कि उनकी एजुकेशन हार्म नहीं होनी चाहिए। ये आपने काफी सारे पॉडकास्ट में देखा होगा आजकल कि जितने भी चाइल्ड एक्टर्स है वो सब कहते हैं कि हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर है कि कोई हजार्डस बिजनेस नहीं होगा, जैसे कि चूड़ी फैक्ट्री हो गया या फिर मैच मेकिंग फैक्ट्री, ये जो बहुत ही हजार्डस होता है जहाँ पे आग लगने का होता है या फिर कांच होता है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब है पेनल्टीज। अगर पहली बार किया है तो कोई पेनल्टी नहीं क्योंकि बच्चे उनके ही थे, पर अगर दूसरी बार किया है तो 10,000 रुपए, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, उनकी एजुकेशन इस वजह से हार्म हो रही है। दूसरा है पर्सन हु एम्प्लॉयज द चाइल्ड और एम्प्लॉयर द एडोलेसेंट इन हजार्डस वर्क। मतलब हजार्डस तो वहाँ पे क्लियरली मना कर दिया गया है, फिर भी अगर आपने किया है तो 20,000 से लेके 50,000 तक का उनको फाइन हो सकता है और 6 मंथ से लेके 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कम से कम ये है, ज्यादा से ज्यादा ये है। अब कोर्ट को कितना देना है वो डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का हजार्डस वर्क में इंक्लूड किया गया था, कितने दिन किया है। आप देखिए जैसे पॉक्सो बॉक्स बनाया था वैसे ही यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी कहीं से भी बैठ के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। और मान लीजिए वो बच्चे या उनके मम्मी पापा नहीं कर रहे हैं तो जो कोई और थर्ड पर्सन है वो यहाँ पे कर सकता है। फिर है गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन फंड भी बनाया है। ये क्यों बनाया है, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा आता है तो उनका ध्यान रखने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए थोड़ा फंड चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ने ये बना दिया और यहाँ पे 15,000 हर बच्चे के डिपॉजिट होते जाएंगे, तो ये सारा फंड रहेगा। तो जब भी ऐसा कोई बच्चा आता है तो वो उनकी हेल्प के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और जब भी किसी से पेनल्टी ली जाती है जिसने एम्प्लॉय किया है, जो कि एम्प्लॉयर है बच्चों का, उनसे भी पेनल्टी ली जाएगी, वो सब भी इसी फंड में डाला जाएगा। अब खत्म होता है हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट भी। अब है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट 2007। ये भी पहला एक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे बनाया था, और इसे बनाने में भी बहुत लेट हो गया, ये आया 2007 में, क्योंकि काफी सारे प्रॉपर्टी केसेस आने लगे थे जहाँ पे जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो बच्चों ने ले ली बट वो उनका मेंटेन नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसको लाना पड़ा। ये इनैक्ट कब हुआ? 29 दिसंबर 2007 को। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस टू पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, पेरेंट और सीनियर सिटीजन। इन दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। 6 चैप्टर्स हैं, 32 सेक्शंस हैं। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पार्ट, तो डेफिनेशन पार्ट इसका पूरा ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पेरेंट, पर्सन ऑफ 60 ईयर्स और अबव who demand maintenance from their children will be known as parents। एज तो आपको पता है दोनों की 60 ईयर्स ही रहने वाली है। जो अपने बच्चों से डिमांड कर रहे हैं वो तो हो जाएंगे पेरेंट्स, और वहीं अगर किसी रिलेटिव से डिमांड करें, मतलब अगर किसी के बच्चे नहीं है, उनकी सारी प्रॉपर्टी जो भी है लीगल हायर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाने वाली है, तो ऐसे में जो उनके हायर्स रिप्रेजेंटेटिव है, रिलेटिव्स हैं, तो वो हो जाएगा सीनियर सिटीजन। अब देखिए चिल्ड्रन में क्या है, सन और डॉटर दोनों को इंक्लूड किया गया है, जरूरी नहीं है सिर्फ सन को ही इंक्लूड किया है। और बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड दोनों बोल दिया, जरूरी नहीं कि वो उनका बायोलॉजिकल ही हो, अगर किसी को अडॉप्ट भी किया है तो उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर भी हो सकते हैं। अब मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्योंकि नाम ही यही है कि मेंटेन करना है। फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट,
इसकी डेफिनेशन वाइड रखी गई है। इन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ इतना ही होगा। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, पर इसके अलावा भी जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो यही फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस वगैरह। अब देखिए रिलेटिव की डेफिनेशन, ये भी मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव कौन है? पर्सन हैविंग इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी और लीगल हायर। यहाँ पे माइनर्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये हम लेक्चर 1 में भी देख चुके हैं कि माइनर्स को हम सिर्फ बेनिफिट के लिए कोई चीज़ ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उन पे कोई लायबिलिटी नहीं डाल सकते, इसीलिए माइनर्स को नहीं इंक्लूड किया गया है। पर कोई भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाने वाली, जिसके बच्चे नहीं होते, वो किसी और की फैमिली में जाती है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस फाइल कौन करेगा? अगर सीनियर सिटीजन खुद अवेयर है तो वो खुद कर देंगे, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकते हैं, जो भी कोई जानकार है, मान लीजिए कोई पड़ोसी को बोल दिया या किसी को भी, अगर वो नहीं खुद कर पा रहे हैं तो वो किसी और को कह देंगे। फिर अगर कोर्ट को लगता है या ट्रिब्यूनल्स जो कि स्टैब्लिश किए गए हैं सिर्फ इसी काम के लिए, अगर उन्हें लगता है तो वो सुओ मोटो भी ले सकते हैं। पर देखिए सुओ मोटो तब लिया जाएगा जब उनकी नजर में आएगा, अब जरूरी नहीं हर चीज नजर में आ जाए, इसीलिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की ये लाइबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी समझ लीजिए, पर ये इनकी ड्यूटी है, क्योंकि हर कोई अवेयर नहीं होता है राइट्स के लिए। जैसे ही ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ऑफ बीइंग हर्ड, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, फिर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है, क्योंकि ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि वो खुद तो कमा नहीं रहे। आप खुद देखिए ना, 60 इयर्स का एज है, जनरली रिटायरमेंट एज भी आपकी 60 इयर्स ही होती है। ऐसे में अगर वो मेंटेनेंस माँग रहे हैं, तो ये अपने आप में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ना, इसीलिए 90 डेज़ में इसका डिसीजन आ जाना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, वरना फिर उनको खाने-पीने का पैसा कहाँ से मिलेगा? अब क्या होता है कि ट्रिब्यूनल में फाइल हो गया और हमने कह दिया कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को। तो अब सामने वाले पर्सन ने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, उन्हें पता है कि नेचुरल जस्टिस के बिना तो कोई डिसीजन आएगा नहीं। तो ऐसे में बार-बार उन्हें बुलाया जा रहा है और वो आ ही नहीं रहे। मान लो पूरे 90 डेज़ निकल गए, वो आए ही नहीं। तो ऐसे में जो ट्रिब्यूनल है वो क्या कर सकती है, एक्स पार्टी जजमेंट पास कर सकती है। वो कह देगी कि हमने इतनी बार नोटिस भेजा था, 90 डेज़ वेट किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो लोग आए नहीं, तो ऐसे में हमने एक तरफ़ा जजमेंट दे दिया। मतलब कि ये मेंटेनेंस में मिल गया है, अब ये जो लोग हैं इनके ऊपर वो कॉम्पेंसेशन लग जाएगा, इन्हें वो देना ही पड़ेगा। अगर ट्रिब्यूनल ने मेंटेनेंस दे दिया है तो वो कितने दिनों में डिपॉजिट हो जाना चाहिए? 30 डेज़ में, या तो ट्रिब्यूनल में डिपॉजिट कर दो या फिर वो सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स को दे दो। बोल दिया देना है, नहीं दिया, डिले कर दिया, या फिर वो देना ही नहीं चाह रहे हैं, बार-बार अनपेड, मतलब कि बात नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो वो आ जाएगा लीगल पेनल्टी। अब लीगल पेनल्टी अगर हम नहीं देते हैं तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ, मतलब पहले उन्होंने कहा कि देना है, नहीं दिया, 30 डेज़ तक वेट कर लिया, 30 डेज़ में देना था, नहीं दिया या उसके बाद भी नाटक कर रहे हैं, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 1 मंथ की, क्योंकि पहले शांति से कहा, जब नहीं सुनेंगे तो फिर इम्प्रिजनमेंट। अब ऐसा है कि कोई रिलेटिव या चिल्ड्रन है जिसकी डेथ हो जाती है, तो भी वो ऑर्डर फोर्स में रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान आएगी, स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में कवर किया था कि ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, मतलब लास्ट में प्रॉपर्टी जिन्हें इनहेरिट होने वाली है, इनडायरेक्टली उन्हीं को यहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। फिर है कि अगर कोई पर्सन सैटिस्फाइड नहीं है, मान लो उसे मेंटेनेंस की जरूरत है, अब आजकल के जमाने में 1000 रुपए अगर मेंटेनेंस दे दे ट्रिब्यूनल, तो 1000 रुपए में तो पूरा खाना खर्चा भी नहीं निकलता। तो ऐसे में अपील फाइल कर सकते हैं एपेलेट ऑफिसर को, और अपील फाइल कितने में होगी? 60 डेज में, और डिस्पोज ऑफ कितने में होगी? 30 डेज में। मतलब कि वो सैटिस्फाइड नहीं थे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अब इससे लेके 2 महीने, 60 डेज में आपको अपील फाइल करनी है, और जैसे ही अपील फाइल हुई, वहां से लेके 30 डेज में डिसीजन आना है। नॉर्मल में था 90 डेज में डिसीजन आएगा, अपील में है 30 डेज में डिसीजन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पर्सन इतना अग्रीड है तब जाके तो अपील तक पहुंचे हैं, तो अब उन्हें ज्यादा लेट नहीं करना है। अब ये जो मैक्सिमम मेंटेनेंस है वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए अभी के लिए 10,000 है, पर हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये बढ़ जाएगा, इसे अमेंडमेंट कर दिया जाएगा, पर अभी के लिए 10,000 है। स्टेट गवर्नमेंट किनको अपॉइंट करेगी? मेंटेनेंस ऑफिसर्स को, जिनका ये काम है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेंटेनेंस ऑफिसर होंगे, या फिर पॉपुलेशन या ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। और इनकी रैंक क्या होगी? डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल ऑफिसर, या तो इनके बराबर होगी या इनसे ज़्यादा होगी। स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, इनके लिए कोर्ट में नहीं जाना है, अलग से ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं ताकि स्पीडी जस्टिस हो सके। ये भी हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, एक हो या एक से ज़्यादा हो, और यहाँ पे जो बैठेंगे, जो कि जज का काम करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम करेंगे, उनकी रैंक रहेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इनसे भी ज़्यादा, मतलब कि डीएम आपने जो सुना हो, उससे ज़्यादा या फिर उनके बराबर। अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं ऐसे केस में? सबसे पहले तो वो ओल्ड एज होम स्टैब्लिश करेंगे, ये आपने देखा होगा आजकल काफ़ी बन भी रहे हैं, तो वो इसी एक्ट के अंदर बन रहे हैं।
हर एक ओल्ड एज होम की कैपेसिटी होगी 150 सीनियर सिटीजन। 150 से अगर ज़्यादा होगा तो वो आसपास के एरिया में एक और नया बना देंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड शेल्टर, मतलब कि उन्हें रहने की जगह दी जाए पेरेंट्स को या सीनियर सिटीजन को, जिनके या तो खुद के कोई रिलेटिव या चिल्ड्रन नहीं है या फिर उनके पास उतना सफिशिएंट मीन्स नहीं है। जैसे कुछ लोग को रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते हैं तो वो अपना गुजारा कर सकते हैं, जिन्हें नहीं मिलते हैं तो ऐसे में ये प्रोवाइड किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड अलॉटमेंट दिया जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए अलग से, पर ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। फिर सेपरेट रो फॉर सीनियर सिटीजन इन हॉस्पिटल। अगर नहीं है वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम तो वहाँ पे एक अलग से बेड या अलग से रो बना दी जाएगी कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है। फिर अगर कोई क्रोनिक डिजीज है जो कि ओल्ड एज में बहुत नॉर्मल हो जाता है, अगर ऐसा कोई क्रोनिक डिजीज है सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स में, तो उनके लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। फिर है पब्लिसिटी और अवेयरनेस मेजर। ये तो करना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है। अब है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, जहां से इस केस का ओरिजिन हुआ था, मतलब इस एक्ट को लाना पड़ा था वो इसी वजह से हुआ था कि उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी रिलेटिव को या बच्चे को। और जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अब मेंटेनेंस मिलना हो गई बंद। पहले तो उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में कह दिया था कि ठीक है आप हमें प्रॉपर्टी दे दो, हम आपको मेंटेनेंस दे देंगे। बाद में अगर मिलना बंद हो जाती है तो क्या किया जा सकता है? कंप्लेंट फाइल होगी मेंटेनेंस ऑफिसर को या फिर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में, एक ही बात है। और फिर जो ऑफिसर्स हैं, जो ट्रिब्यूनल्स है, उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो प्रॉपर्टी वो फिर से रीस्टोर कर दी जाएगी, या तो मेंटेनेंस दिलवा देंगे और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो प्रॉपर्टी वापस दिलवा दी जाएगी। अब देखिए अबैंडनमेंट ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन। अगर किसी ने जानबूझ के ये किया है, जानबूझ के उन्हें अबैंडन किया है, वो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, उनके खुद के बच्चे या फिर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जो भी उनकी लीगल हाइस या रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे में इम्प्रिजनमेंट रहेगी उनकी 3 मंथ्स की और पेनल्टी रहेगी 5,000 तक की। और ये देखिए एंड लिखा है, जैसे कल हम देख रहे थे और करके बोथ था, तो यहाँ पे एंड लिखा है मतलब कि दोनों, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा ग्रेव ऑफेंस है कि आप ऐसे कैसे अबैंडन कर सकते हो, इसलिए दोनों चीज कही गई है यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे लैंड लॉस। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।